नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम ज्योति जैन द्वारा लिखित लघु कथा शिक्षा का परिचय प्राप्त करेंगे। 2020-21 से SYBA के पुनर्रचित पाठ्यक्रम के अंतर्गत MIL अर्थात मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस यह एक नवीन विषय दिया गया है। इस विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण इस प्रश्नपत्र में हमें ज्योति जैन जी की 4 लघु कथाओं का अध्ययन करना है। इन 4 लघु कथाओं में से ही उनकी एक महत्वपूर्ण लघु कथा है शिक्षा। लेकिन प्रत्यक्ष इस लघु कथा को देखने से पहले हम संक्षेप में ज्योति जैन जी का परिचय प्राप्त करेंगे। ज्योति जैन आधुनिक युग की एक बहुआयामी प्रतिभा की साहित्यकार है। वे अपने आप को साहित्य की विनम्र सेवी मानती है, अर्थात अपने आप को बहुत बड़ा साहित्यकार न मानकर साहित्य की एक विनम्र सेवक मानती है। बहुआयामी प्रतिभा की ज्योति जैन जी ने अनेक साहित्य विधाओं जैसे कविता, कहानी, लघु कथा, समीक्षा, आलोचना आदि में अपना योगदान दिया है। उनके साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन्होंने अनेक सामाजिक, राजनीतिक या समसामयिक विषयों पर अपनी कलम चलाई है। मूलतः राजस्थान के मालवा प्रदेश के मंदसौर में जन्मी ज्योति जैन जी ने इंदौर के न्यू गर्ल्स डिग्री कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बचपन से ही उनके मन में साहित्य के प्रति बहुत रुचि रही है। इसी कारण शिक्षा के दौरान उन्होंने अनेक साहित्यिक प्रतियोगिताओं में सहभाग लिया है और केवल सहभाग ही नहीं लिया है, अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। इसके अलावा NCC के अंतर्गत एयरविंग्स की कैडेट के रूप में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया है। आकाशवाणी पर उन्होंने अनेक नियमित वार्ताओं का प्रसारण भी किया है। दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि पर विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन में भी वे सक्रिय रही है। आज भी आकाशवाणी के साथ वे हमेशा जुड़ी है। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सत्रों में उनकी लघु कथाओं पर शोध प्रपत्र प्रकाशित हो चुके हैं। पूना कॉलेज, मुंबई कॉलेज आदि कॉलेजों में उनकी लघु कथाओं के संदर्भ में सेमिनार हुए हैं, जिनमें भी अनेक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। ज्योति जैन जी समाचार पत्रों से हमेशा जुड़ी रही है और नई दुनिया, दैनिक भास्कर, जागरण पत्रिका जैसे अनेक प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में निरंतर रूप से लेखन करती रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी अनेक रचनाएं कथाबिंब, रविवार, समांतर, समर्था, नारी, अस्मिता, मसीकागन, उषा, शुभ तारिका, अर्पण, समर्पण, इंडिया टुडे, आहा जिंदगी, कथा सागर, समावर्तन, फेमिना आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी अनेक रचनाएं अब तक प्रकाशित हुई हैं। इतना ही नहीं, लघुकथा.com पर भी उनकी अनेक लघु कथाएं प्रकाशित हुई हैं।
ज्योति जैन जी की लघु कथाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिनमें गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं को विशेष रूप से देख सकते हैं। ज्योति जैन जी अनेक संस्थाओं की सदस्य, अध्यक्ष या सचिव रही है। इनमें अनेक प्रतिष्ठित संस्थाएं रही हैं। शिवगंगा, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति, भारत विकास परिषद, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स, इंदौर चैप्टर, हिंदी परिवार जैसी अनेक संस्थाओं के साथ वे हमेशा जुड़ी रही है। इतना ही नहीं, इन संस्थाओं में सचिव, अध्यक्ष आदि पदों पर भी उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया है। वर्तमान में वे वामा साहित्य मंच की सचिव के पद पर भी कार्यरत हैं। इसके अलावा पारंपरिक मांडना कलाकार के रूप में भी उन्होंने बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है। आज डिजाइन, मीडिया व मैनेजमेंट कॉलेज में भी एक अतिथि अध्यापक के रूप में अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं। ज्योति जैन ने अपने अध्यापन में कुछ उद्देश्यों को निश्चित किया है, जिसमें हिंदी भाषा का महत्व बताना, उसका उपयोग करने के लिए छात्रों को प्रेरणा देना, क्लास में एक एनर्जेटिक माहौल तैयार करना, एक सकारात्मक माहौल निर्माण करना तथा छात्रों के मन में कुछ नवीन जानने के भाव निर्माण करना, ये उनकी शिक्षा नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं रही है, जिनके तहत उन्होंने व्यापक मात्रा में योगदान दिया है। एक साहित्यकार के रूप में अगर विचार किया जाए तो ज्योति जैन जी ने कविता, कहानी, लघु कथा, उपन्यास, लेख आदि अनेक विधाओं में व्यापक मात्रा में लेखन किया है, जिसके कारण उन्हें बहुआयामी प्रतिभा की साहित्यकार माना जाता है। जलतरंग बीजुका, ये उनके 2 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं जो बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। भोरवेला, सेतु तथा अन्य कहानियां नाम से उनके कुछ कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। मेरे हिस्से का आकाश, माँ बेटी जैसे उनके कविता संग्रह भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। तो पार्थ तुम्हें जीना होगा नाम का उपन्यास भी उन्होंने प्रकाशित किया है। अपने बहुआयामी योगदान के लिए डॉक्टर ज्योति जैन को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रमुख पुरस्कार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर सारस्वत सम्मान, जो मराठी वाङ्मय पीठ कोलकाता के द्वारा उन्हें दिया जा चुका है। 2007 में हिंदी दिवस पर हिंदी लेखन हेतु उन्हें स्टेट बैंक द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। सृजन शिल्पी अलंकार सम्मान, ये लघु कथा परिवार की ओर से उन्हें 2010 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। समाचार पत्र लेखक मंच द्वारा आयोजित समाचार लेखन प्रतियोगिता में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्रीमती शारदा देवी पांडे स्मृति सम्मान, ये शिक्षा साहित्य कला विकास समिति श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार भी उन्हें 2010 ईस्वी में मिल चुका है। इसके अलावा लघु कथाकार सम्मान, विश्व पुस्तक देवी पर देवी अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय का सम्मान, अखिल भारतीय कथा सम्मान, नारी अस्मिता सम्मान, कुसुम सम्मान जैसे अनेक पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं, जो उनकी लोकप्रियता और उनके एक अलग स्थान को प्रदर्शित करते हैं। कुल मिलाकर ज्योति जैन आधुनिक युग की एक अत्यंत वरिष्ठ साहित्यकार है। लघु कथा के क्षेत्र में उनका योगदान निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। डॉक्टर जैन ने अनेक छोटी छोटी लघु कथाएं लिखी हैं। इन लघु कथाओं के माध्यम से तत्कालीन या समकालीन समाज जीवन के अनेक प्रश्न, अनेक समस्याएं आदि को अत्यंत मार्मिक रूप से अंकित करने का प्रयत्न किया है। विशेषतः वर्तमान समाज जीवन जो
अनेक प्रकार की मुश्किलों में व्यतीत हो रहा है, जिसके अंतर्गत अनेक नवनवीन समस्याएं घर कर रही है, उनको भी ज्योति जैन ने अपनी लघु कथाओं के माध्यम से साकार करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर जैन जी की इन लघु कथाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है समाज को आईना दिखाना, अर्थात समाज की समस्याएं, प्रश्न आदि को समाज के ही सामने रखना तथा इन प्रश्नों, इन समस्याओं एवं इन विसंगतियों के उन्मूलन हेतु प्रयास करना। शिक्षा यह उनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय लघु कथा है। इस अत्यंत छोटी सी लघु कथा में डॉक्टर जैन ने अत्यंत मार्मिकता से समाज से संबंधित एक अत्यंत गहन प्रश्न को उठाया है, और यह गहन प्रश्न है कन्या भ्रूण हत्या। जैसा कि हम जानते हैं, आज 21वीं शताब्दी में तकनीक, विज्ञान आदि ने नए नए आविष्कार हमें दिए, लेकिन इन्हीं नवीन आविष्कारों का मनुष्य अपने गलत फायदे के लिए या अपने गलत कामों के लिए इनका प्रयोग करने लगा है। इन्हीं आविष्कारों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार माना जा सकता है, वह है डॉक्टरी या चिकित्सा के क्षेत्र में नवनवीन उपकरण निर्माण हुए हैं। अब इन सभी नवनवीन उपकरणों से मरीजों की जान भी बचाई जाती है, लेकिन दूसरी ओर कुछ दुष्कर्म भी किए जाते हैं। इन्हीं दुष्कर्मों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत अधिक मात्रा में जिसका आज प्रयोग किया जाता है, वह दुष्कर्म है स्त्री भ्रूण हत्या या कन्या भ्रूण हत्या। आज भी हमारा समाज पुरुष सत्ताक मानसिकता में जी रहा है। परंपरा से चली आ रही बातों का प्रभाव आज भी भारतीय समाज पर व्यापक मात्रा में देखा जाता है, और इसी पुरुष सत्ताक मानसिकता के कारण आज भी हम चाहते हैं कि हमारे वंश के लिए एक लड़का हो, क्योंकि आज भी हमें ऐसा लगता है कि लड़का ही हमारे वंश को चलाता है, और इसी कारण प्रत्येक माता पिता लड़के को जन्म देना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभार उन्हें लड़कियां हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में उन लड़कियों के साथ अन्याय, अत्याचार होते हैं या उन लड़कियों को मारा जाता है। इतना ही नहीं, अनेक बार तो आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा करके, सोनोग्राफी या जैसे जो मशीन है, इनका गलत उपयोग करके गर्भ में ही गर्भलिंग की जांच की जाती है, और अगर उसमें कन्या या बेटियां होती है तो उन्हें मार डाला जाता है। और ये समस्या आज समाज में व्यापक मात्रा में फैली हुई है। इसी समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न इस छोटी सी लघु कथा में किया गया है, जो बेहद मार्मिक और प्रभावी है। इस कथा में एक नंदिता नामक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा महिला है, जो नौकरी करती है। इसलिए जब भी ऑफिस से आती है, ऑफिस से आते समय वह रास्ते में मार्केट से हमेशा फल लेकर आती है। फल लेते समय वह हमेशा एक ही औरत, जो अत्यंत गरीब है, उस औरत के ठेले से फल लेती है। अब उस औरत के ठेले से वह कभी चीकू, कभी संतरे, कभी बेर या कभी अलग अलग प्रकार के फल लेती है, जिसके कारण वह अक्सर या प्रतिदिन नवनवीन फल चाहती है, और इसी कारण उसी महिला की दुकान पर वह हमेशा फल लेने जाती है, जिसके चलते धीरे धीरे उनके बीच एक परिचय सा हो जाता है। और कभी कभार नंदिता उस गरीब औरत को, उस फल वाली औरत को कुछ उपदेश, संदेश या समझाइश भी देने लग जाती है। जैसे अनेक बार वो उससे कहती कि स्वच्छ रहा करो, पॉलीथीन की थैलियाँ मत यूज करो। तो इस प्रकार के अनेक उपदेश समय समय पर वह उस फल वाली को देती है, और बेचारी फल वाली हमेशा चुपचाप उसके संदेशों को सुन लेती है। तब
तब नंदिता ने अनेक बार ये भी देखा है कि उस फल वाली के पास 4-5 लड़कियां और एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है। इसको लेकर नंदिता के मन में अनेक बार अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। इसी कारण एक दिन जब नंदिता उस फल वाली के पास फल खरीदने जाती है, तब वह उस फल वाली से पूछती है कि क्या तुम्हारे कितने बच्चे हैं। वह फल वाली से पूछती है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तब वह फल वाली नंदिता को बताती है, अत्यंत दुखी भाव से वह कहती है कि मेरी 6 छोरियां हैं, अर्थात उस फल वाली को 6 लड़कियां हैं। और वह बड़ी ही दुख से, बड़ी ही विद्रूपता भरे भाव से ये बात नंदिता से बताती है। तब नंदिता कहती है कि एक छोटा बच्चा जो उसी फल वाली के पास सोया हुआ है, उस लेटे हुए बच्चे की ओर इशारा करते हुए कि क्या ये 7वां है, ये लड़का है। तब फल वाली दोबारा अत्यंत दुखी भाव से कहती है कि नहीं, ये लड़की है जो आखिरी लड़की है। मतलब उस फल वाली औरत को कुल मिलाकर 6 लड़कियां हैं और सभी लड़कियां हैं, लड़का नहीं है। लड़के की चाहत में उसने अब तक 6 बच्चियों को जन्म दिया है और इसी कारण वह बहुत दुखी है। इस बात पर नंदिता उसे तुरंत उपदेश देने लग जाती है। नंदिता उसे कहती है कि क्या तुम लोग भी इस तरह इतनी लाइन लगा देते हो और फिर मुश्किलों में जीते हो, इस तरह अनेक बेटियां पैदा करते हो, फिर अनेक समस्याओं का सामना करते हो। अगर तुम्हें लड़का चाहिए तो समय पर अपनी जांच किया करो, जांच करके अगर बेटी हो तो उसे मार डालो और बेटा हो तो उसे जन्म दो, इससे तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, तब नंदिता अपना स्वयं का उदाहरण उसे देती है, कहती है कि मैंने दूसरे पर ही जांच कराई और एक बेटी के बाद अब मुझे एक बेटा है, छोटा परिवार है, अच्छा परिवार है, स्वस्थ परिवार है। लेकिन नंदिता की वह बात उस फल वाली को शायद उतनी भाती नहीं है और वह जामुन तोलती हुई, नंदिता जो जामुन उसने चुने हैं वह जामुन तराजू में डालकर तोलती हुई वह नंदिता से कहती है कि बहन जी, मैं तुम्हारी जैसी होशियार नहीं हूँ। मेरा मर्द मुझे हमेशा परेशान करता है क्योंकि उसे लड़का चाहिए और उसकी इच्छा के कारण अब तक हमें 6 लड़कियां हुई हैं। अब इसमें मेरा अकेले का नहीं तो मेरे पति का भी दोष है और मैं अकेले उसका विरोध नहीं कर पाती। लेकिन उसी समय वह फल वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात नंदिता से कहती है और वह कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी ही लड़कियों को मार नहीं सकती, चाहे फिर वह जन्म लेने के बाद हो या चाहे गर्भ में ही, लेकिन अपनी ही छोरी को मारना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अपने लिए ही बच्ची को कभी भी मारूंगी नहीं या उस बारे में विचार भी नहीं कर सकती। फिर वह जो बात कहती है निसंदेह उसका एक व्यापक असर नंदिता पर होता है। भले ही बाद में वह जामुन नंदिता के झोले में डाल देती है, लेकिन नंदिता यही सोचती रह जाती है कि क्या उसने मुझे जामुन बेचे या मेरे ऊपर अपनी शिक्षा उंडेल दी। क्योंकि फल वाली के उन शब्दों में आज की वर्तमान समस्या का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन, बहुत बड़ा उसका सुझाव छिपा हुआ है, क्योंकि बेटी को भी जीने का अधिकार है। आज जैसा हम जानते हैं कि हमारे देश में गर्भलिंग परीक्षण के कारण बेटियों को मारा जाता है और जिसके कारण बेटियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण आज भी हमारे देश में अनेक लड़कों को बिना विवाह के रहना पड़ सकता है। और ऐसी परिस्थिति में ये सब कुछ चलता ही रहा तो आगे जाकर बहुत बड़ी समस्या इस देश में निर्माण हो सकती है। इसी कारण नंदिता के माध्यम से लेखिका ने जो उपदेश दिया है वह संपूर्ण समाज के लिए बहुत उपयोगी है और आज
इस माध्यम से लेखिका ये कहना चाहती है कि स्त्रियों को या महिलाओं को, बच्चियों को इस समाज में आने का अधिकार है, इस समाज में जीने का अधिकार है। गर्भलिंग परीक्षण करके बच्चियों को मार डालना गलत है और उसका अत्यंत कड़ा और मार्मिक विरोध नंदिता ने या नंदिता के माध्यम से लेखिका ज्योति जैन जी ने यह किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि लेखिका ने इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की मानसिकता को भी अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं नंदिता जो है वह उच्च वर्ग की प्रतीक है, जो पढ़ी लिखी है, नौकरी करने वाली है, लेकिन इसके बावजूद नंदिता गर्भलिंग जांच करती है, अपने बेटी को गर्भ में मार डालती है और बेटे को जन्म देती है। तो दूसरी ओर वह फल वाली औरत जो निम्न वर्ग का प्रतीक है, जिनके पास अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, दिन भर मेहनत मजदूरी करके जीवन पालते हैं या जीवन को चलाते हैं, इसके बावजूद वह कहती है कि मैं अपनी ही बेटियों को मार नहीं सकती, चाहे गर्भ में हो या चाहे बाहर हो, मैं उन्हें जन्म दूंगी। और यहाँ पर समाज के 2 वर्गों की मानसिकता को भी लेखिका ने अत्यंत मार्मिकता के साथ दिखाया है कि जहाँ एक और उच्च वर्ग है जो अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वैज्ञानिक तकनीक का गलत उपयोग करता है, बेटियों को मार डालता है, क्योंकि गर्भलिंग परीक्षण की सबसे ज़्यादा आज अगर तादाद निकाले तो वह हमें मध्य वर्ग में या उच्च वर्ग में दिखाई देती है। गरीब वर्ग आज भी बेटियों को जन्म देता है, पालता है, यद्यपि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन गरीब वर्ग आज भी लड़कियों को बढ़ाता है, लड़कियों को आने देता है। लेकिन जिनकी आज औकात है, जो अपने बेटियों को पाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वही उच्च वर्ग, निम्न वर्ग आज आधुनिक तकनीक का गलत फायदा उठा के बच्चियों को या बेटियों को मारता है और पुरुषों को या केवल लड़कों को जन्म देता है। लेखिका ने समाज के विभिन्न वर्गों की इस मानसिकता को भी इस कहानी में अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है। कुल मिलाकर श्री भ्रूण हत्या जो आज की एक अत्यंत गंभीर समस्या है, इस पर इस कहानी में अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रकाश डालने का काम ज्योति जैन ने किया है। तो इस प्रकार से ये कहानी है। धन्यवाद।